वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 46 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 46 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। देखिए, कुछ समय से समाचारों में रह रही एप्स्टीन फाइल्स निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? विलियम एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन, चार्ल्स एप्स्टीन या जॉर्ज एप्स्टीन? बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम है एप्स्टीन फाइल में। देखिए, इस बंदे का नाम है जेफरी एप्स्टीन। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, इसी के दस्तावेजों का ही संग्रह है ये एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल्स उन अदालती दस्तावेजों का संग्रह है जो अमेरिकी यौन अपराधी और फाइनेंसियर यानी सेक्स ऑफेंडर और फाइनेंसियर जेफरीन एप्स्टीन से संबंधित मुकदमे के दौरान सार्वजनिक किए गए थे कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। और ये पुरस्कार दिए गए 1 फरवरी 2026 को। 2025 के हैं ये। 1 फरवरी 2026 को 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2025 का पुरस्कार वितरण समारोह लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें तिब्बती गुरु दलाई लामा ने मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट और पहला वाला भी सही है। 1 फरवरी 2026 को 68वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में संपन्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। ठीक है, क्या है ये? 68वें ग्रैमी अवार्ड हैं 2025 के। आयोजन कब हुआ? 1 फरवरी 2026 को। पुरस्कार वितरण समारोह हुआ लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं। प्रश्न बनने को ऊपर से ही बन जाएगा कहाँ आयोजित हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बनेंगे यहाँ से बनेंगे। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ये है लूथर। ठीक है, किसकी है ये? केंड्रिक लैमर की है और एसजेडे की। एल्बम ऑफ द ईयर का नाम है बैड बनी। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर का नाम है ये और जो सिंगर है वो बैड बनी है। सॉन्ग ऑफ द ईयर वाइल्ड फ्लावर, किसका है ये? ये बिली एलिस का है, फीमेल सिंगर है। ये बोल हैं उसके। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का नाम है ओलिविया डीन और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस मैसी है। ठीक है, लोला यंग की। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल में सरकुट है और सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल में एमी एलन। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम मेहेम है। ठीक है, तो ये तो हो ही गया है। इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है, तिब्बती गुरु दलाई लामा ने भी मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नरेटर और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। ये नंबर है इस पर व्हाट्सअप करके। ठीक है, यही नंबर है गूगल पे, फ़ोनपे पर भी। और एक छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है पूरे साल के लिए। इतना कम इसलिए रखा ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। फुल टेस्ट सीरीज जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगी टेलीग्राम ग्रुप में। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? 50वां भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया गया और भारतीय तटरक्षक बल का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। चूँकि 50 वर्ष पूरे हो गए हैं भारतीय तटरक्षक बल के, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1 फरवरी को मनाया जाता है हर साल भारतीय तटरक्षक बल दिवस, तो 1 फरवरी 2026 को मनाया गया। भारतीय तटरक्षक बल का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में नहीं है, नई दिल्ली में है। देखिए, 1 फरवरी 2026 को 50वां भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया गया। 1 फरवरी 1977 को ही इसकी स्थापना हुई थी।
यह देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक जिम्मेदार बल है। इसका ध्येय वाक्य है वयम रक्षम। मुख्यालय नई दिल्ली या चेन्नई नहीं है। वर्तमान में परमेश शिवमणि इसके महानिदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, कौन सा इसमें सही होगा। 2 फरवरी 2026 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय आर्द्रभूमियां और मानव कल्याण है। बिल्कुल यही है, करेक्ट है। दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। देखिए, 2 फरवरी 2026 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय या थीम कह लीजिए आर्द्रभूमियां और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। उद्देश्य क्या है ये सब मनाने का। आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना। 2 फरवरी 1971 को विश्व के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन पर ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर हुए थे। यह दिवस वर्ष 1997 से हर साल मनाया जा रहा है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट्स जो हो गई हैं वो 98 हो गई हैं, 96 के बाद। इसके अतिरिक्त और जान लीजिए, लगभग हर 8 में से एक व्यक्ति आर्द्रभूमियों से अपनी जीविका कमाता है और इस प्रक्रिया में भोजन, जलापूर्ति, परिवहन तथा मनोरंजन जैसी सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। आर्द्रभूमियां परिदृश्य, मानसिक स्वास्थ्य या कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आर्द्रभूमियां तटीय क्षेत्रों में रहने वाली मानवता के लगभग 60% हिस्से को तूफानी ज्वार, चक्रवात या हरिकेन कह लीजिए और सुनामी से सुरक्षा प्रदान करती हैं। कितनी जरूरी हैं आर्द्रभूमियां। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के संबंध में सही कथन है। यह पुरस्कार अगस्त 2025 में गृह मंत्री अमित शाह को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। दूसरा वाला तो सही है, पहला वाला गलत है। गृह मंत्री नहीं बल्कि सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को प्रदान किया गया ये 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 1 अगस्त 2025 को पुणे में प्रतिष्ठित 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें देश में बुनियादी ढांचे के विकास, विशेषकर सड़कों के निर्माण और स्वदेशी के प्रति समर्पण के लिए दिया गया। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद राशि, एक स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र शामिल है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। डेविड एस्जले ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 जीता। यह पुरस्कार 1997 से दिया जा रहा है। 2025 का बुकर पुरस्कार जीता डेविड एस्जले ने। फ्लैश उपन्यास का नाम है। 1997 से पहले से दिया जा रहा है, गलत तो दूसरा वाला, यही है डेविड एस्जले। ये हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं डेविड एस्जले। फ्लैश उपन्यास का नाम है। प्रकार अंग्रेजी में प्रकाशित तथा कथा साहित्य के लिए दिया जाता है। ये महत्व, यह पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है, ना कि 1997 से, और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है यह बुकर पुरस्कार। अब 7वां प्रश्न है। 28 जनवरी 2026 को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान ने किस क्षेत्र में सहयोग करने के लिए QNU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान ने क्वांटम प्रतिरोधी साइबर सुरक्षा समाधानों का विकास करने के लिए QNU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU पर साइन किए हैं। सी है इसका आंसर।
28 जनवरी 2026 को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान ने क्वांटम प्रतिरोधी साइबर सुरक्षा समाधानों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए QNU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। 8वां प्रश्न है कि 19 से 22 मार्च 2025 तक वरुण द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2025 2025 में कौन से दो देशों ने भाग लिया? तो ये जो वरुण है ये एक नेवल एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण 2025 भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास का 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च 2025 तक अरब सागर यानी गोवा के तट के पास संपन्न हुआ था। अब अगला मार्च आने वाली है, देखते हैं कहाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम ही है युद्धाभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? हवाई में, अलास्का के फोर्ट वेनराइट में, कैलिफोर्निया में, वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका में ही हुआ था ये 21वां संस्करण युद्धाभ्यास का। भारत और अमेरिका के बीच होता है ये हुआ था अलास्का के फोर्ट वेनराइट में। अभी 6 महीने पहले भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 21वां संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का स्थित फोर्ट वेनराइट में 1 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया। 10वां प्रश्न है, मंगल ग्रह को भेजे गए नासा के शोध वाहन को किस नाम से जाना जाता है? ऑर्बिटर, रोवर, ओरायन, STS-73। ठीक है, ये रोवर ही हैं, एक रोबोटिक AI रोबोट ही कह सकते हैं इसको। ठीक है, पहिए इसमें लगे हुए हैं, सोलर पैनल है, कैमरा है और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, 1997 में मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा था सॉर्जनर। उसके बाद अपॉर्चुनिटी 2004 में, फिर क्यूरोसिटी 2012 में, उसके बाद परसेवरेंस गया नासा का 2021 में। 2021 में ही जापान का जुरोंग भी गया। तो ये रोवर हैं। रोवर मंगल ग्रह पर भेजे गए नासा के शोधयान का नाम है। पिछले कुछ वर्षों में नासा ने मंगल ग्रह पर रोवर्स नामक 5 रोबोट वाहन भेजे हैं। 5 रोवर्स के नाम है सॉर्जनर 1997 में गया, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी 2004 में, क्यूरोसिटी 2012 में, परसेवरेंस 2021 में। और ये जब जब गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न बने UPSC सिविल सेवा तक। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित पोजिशनिंग सिस्टम डैश है? नाविक है, गगन है, GPS है या फिर AIPS है? यानी आर्यभट्ट इंडियन पोजिशनिंग सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, GPS सहायता प्राप्त जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है या भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन है? क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर A है, भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन। देखिए, स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित पोजिशनिंग सिस्टम ये है नाविक, जिसे भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है यानी IRNSS। इसरो द्वारा विकसित यह प्रणाली भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में सटीक रियल टाइम स्थिति यानी पोजीशन और समय यानी टाइमिंग सेवाएं प्रदान करती है। 12वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा हैं? जो दिया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 की 5 सदस्यीय जूरी का जो हिस्सा हैं वो हैं नीलांजना S रॉय, ठीक है,
नताशा ब्राउन तो विदेशी हैं। रजनी चौहान, किरण देसाई नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर 3 बी है इसका आंसर। नीलांजना एस रॉय। 2026 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के निर्णायक नताशा ब्राउन जो अध्यक्ष हैं, मार्कस डू स्टॉय, सोफी ह्यूजेस, ट्रॉय ओनियांगो और नीलांजना एस रॉय। ठीक है, इन सूचीबद्ध नामों में जूरी में एकमात्र भारतीय उपन्यासकार या पत्रकार का नाम है नीलांजना एस रॉय। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। सूची 1 में है पद्म विभूषण क्षेत्र 2026 और विजेता 2026। देखिए 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इन 131 में से 5 पद्म विभूषण है। कितने? 5। इन 5 में से 2 मरणोपरांत व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और बाकी जो बच गए वो हैं पद्मश्री सबसे ज़्यादा। तो यहाँ प्रश्न है पद्म विभूषण जो सबसे पहले दर्जे का पुरस्कार है और उसमें संख्या कम होती है पुरस्कार विजेताओं की। तो क्या बनेगा इसका आंसर? देखिए कला के क्षेत्र में धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत, साहित्य एवं शिक्षा में श्री पी नारायणन, सार्वजनिक मामले में श्री के टी थॉमस हो गए और कला में हो गए श्री एन राजम। तो इसका क्या बना? ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 3, डी का हो गया 4। बी है इसका आंसर। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2026 की बात करें तो 131 पद्म पुरस्कार हैं। इनमें 5 पद्म विभूषण है, सबसे उच्च दर्जे का पुरस्कार है। इसके बाद पद्म भूषण आता है, 13 पुरस्कार पद्म भूषण है और पद्मश्री प्रदान किए गए 113। ठीक है, अब इसमें अगर किसी स्टेट का, खासकर स्टेट पीसीएस है, मान लीजिए यूपी का स्टेट पीसीएस है, यूपी पीएससी है, तो अगर इसमें कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति होगा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो नाम। इसमें अगर कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है तब भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी उत्तर प्रदेश का अगर कोई व्यक्ति है तब भी इम्पोर्टेंट है। और अपने अपने स्टेट के पीसीएस के हिसाब से अपने अपने नाम जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो इससे ही बनते हैं, नाम पूछ लेता है, ठीक है, वो कौन से स्टेट का है व्यक्ति यही पूछ लेता है, ठीक है, और मरणोपरांत कितने हैं वो भी पूछ लेता है। और इन 131 में से कितनी महिलाएं हैं टोटल, वो नंबर भी पूछ लेता है एग्जाम्स में। तो पद्म विभूषण जो है 5 विजेता हैं इसमें, धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत और बी एस अच्युतानंदन मरणोपरांत। 2 व्यक्ति हैं 5 में से मरणोपरांत। धर्मेंद्र सिंह देओल कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से और श्री के टी थॉमस सार्वजनिक मामले केरल से। एन राजम कला के क्षेत्र में, ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के हैं ये। पी नारायण ये केरल से हैं साहित्य और शिक्षा में, और बी एस अच्युतानंदन मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के लिए केरल। अब आ जाइए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। सूची 1 में है पद्मश्री विजेता 2026 के और यह है क्षेत्र 2026। पद्मश्री यानी जो सबसे ज़्यादा संख्या है पद्म पुरस्कारों में, ठीक है, 113। पहला नाम है श्री अनिल कुमार रस्तोगी, सामने कला का क्षेत्र लिखा है। दूसरा नाम है श्री केवल कृष्ण ठकराल, चिकित्सा से संबंधित। तीसरा नाम है सुश्री मंगला कपूर, साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित। चौथा नाम है प्रवीण कुमार, खेल से संबंधित। इन चारों लोगों में एक चीज कॉमन है, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश से हैं। और सभी अपने क्षेत्र के साथ सही समय लेते हैं बिल्कुल। तो इनको एज इट इज याद कर लीजिए। 1 2 3 4 इसका आंसर होगा डी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। सबको देख लेते हैं एक सूची में। श्री अनिल कुमार रस्तोगी कला के क्षेत्र में, ठीक है,
अशोक कुमार सिंह विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। श्री बुद्ध रश्मि मणि यानी BR मणि, ये हैं पुरातत्व से संबंधित। श्री चिरंजीवी लाल यादव कला के क्षेत्र में, दो बार हो गया क्या? श्री चिरंजी लाल यादव कला के क्षेत्र में। श्री केवल कृष्ण ठकराल चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से। सुश्री मंगला कपूर साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से ये भी। प्रवीण कुमार खेल से संबंधित, और रघुपति सिंह मरणोपरांत हैं ये पद्मश्री कृषि में। श्री राजेंद्र सिंह चिकित्सा में और श्री श्याम सुंदर चिकित्सा में। सारे के सारे नाम उत्तर प्रदेश से। कितने लोग हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 4, इसको हटा देते हैं, 2 बार हो गया। 5 6 7 8 9 10 हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में अनुशंसित किया गया है? 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए, इंग्लिश में बोलते हैं इनको कॉमनवेल्थ गेम्स, के लिए मेजबान शहर के रूप में अनुशंसित किया गया है। और 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल होने हैं वो कहाँ होने हैं? वो होने हैं स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026। और 30 के भारत के गुजरात के अहमदाबाद में। एक प्रश्न ये है, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया USA में संपन्न 68वें ग्रैमी अवार्ड 2025 के मुख्य विजेताओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है, और ये मुख्य विजेता, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर तो लूथर है, ऊपर भी देखा होगा हमने एक्सप्लेनेशन में। और एल्बम ऑफ द ईयर है डेवी तिरार मास फोटोज। सॉन्ग ऑफ द ईयर वाइल्ड फ्लावर, और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट है ओलिविया डीन। ठीक है, ओलिविया डीन फीमेल है और वाइल्ड फ्लावर की भी फीमेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ये है ओलिविया डीन और ये है बिली इलिस, बेबी डॉन और केस है इनका नाम है, बेबी बन्नी। देखिए 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 मुख्य विजेता और झलकियां देखें तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लूथर। ठीक है, किसका है ये? केंड्रिक लैमर का। केंड्रिक लैमर है ये व्यक्ति। एल्बम ऑफ द ईयर बैड बन्नी, ये नाम है बैड बन्नी। बैड बन्नी की है डेवी तिरार मास फोटोज। अगला नाम जो है सॉन्ग ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर है बिली एलिस का वाइल्ड फ्लावर, और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट है ओलिविया डीन। ठीक है, ये हैं बिली एलिस और ये हैं ओलिविया डीन, और ये हो गए बैड बन्नी, और ये हो गए केंड्रिक लैमर। अगला जो प्रश्न है 39वें राष्ट्रीय खेल। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों की बात हो रही है, राष्ट्रमंडल खेल नहीं। राष्ट्रमंडल खेल हो गए कॉमनवेल्थ गेम और राष्ट्रीय खेल हो गए नेशनल गेम। तो 39वें नेशनल गेम 2027 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये राष्ट्रीय खेल 2 साल में होते हैं, द्विवार्षिक होते हैं। 2025 के याद आ रहा होगा आपको, उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। 27 के होंगे मेघालय में आयोजित। 39वें राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। ये पहली बार होगा जब मेघालय इन खेलों की मेजबानी करेगा, जो 2027 में होने की उम्मीद है। पिछला आयोजन यानी 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए थे, देहरादून में, हल्द्वानी में, हरिद्वार में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 34वें सरस्वती सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया, जिनकी घोषणा हुई थी 2025 में?
34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी संस्कृत विद्वान साधु भद्रेश दास को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो पुरस्कार है ये 34वां सरस्वती सम्मान 2024, जिसकी घोषणा 25 में की गई। अब जो 35वां सरस्वती सम्मान होगा उसकी घोषणा 2026 में होगी, अभी तक तो हुई नहीं है, मार्च अप्रैल में हो जाएगी। विजेता संस्कृत विद्वान साधु भद्रेश दास। कृति, इनकी कृति का नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, जो एक संस्कृत रचना है जो 2022 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए मिलते हैं, एक पट्टिका मिलती है और प्रशस्ति पत्र मिलता है। संस्था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, सरस्वती सम्मान। ठीक है, 34वां सरस्वती सम्मान किसको? संस्कृत विद्वान साधु भद्रेश दास को। उनकी किस रचना के लिए? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए, जो एक संस्कृत रचना है, 2022 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न भी थोड़ा सा रिलेट करता हुआ इंपॉर्टेंट है। 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित कृति है, ये कृति है सूर्यबाला की, और इस कृति का नाम है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ऑप्शन नंबर डी। यादें यादें और यादें, ये 33वें व्यास सम्मान की रचना है। पागल खाना 32वें व्यास सम्मान की रचना है। महाबली 31वें व्यास सम्मान की रचना है। प्रख्यात हिंदी लेखिका हैं ये सूर्यबाला को। उनके 2018 में प्रकाशित उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया था 2025 में। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दोनों के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। इनका यह जो उपन्यास है ना, कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये अमेरिका में भारतीय युवाओं के सांस्कृतिक संघर्ष और पहचान के संकट को दर्शाता है। इसमें सरस्वती सम्मान में जो पुरस्कार राशि मिलती है वो 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह मिलता है। अगला प्रश्न है 20वां अंतिम प्रश्न है ये। भारतीय हॉकी में अपने नेतृत्व के लिए 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? हरमनप्रीत सिंह को, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को 2025 में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो करंट अफेयर्स के ये 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएसआई हो या कोई दूसरा एग्जाम हो। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।